एक ऐसा मैराथन कराने वाला हूं भाई कि यहां से हर एक एग्जाम, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे ए टू जेड, कोई भी एग्जाम में उसमें अनुच्छेद आर्टिकल आते ही आते हैं। उसके लिए मैंने ऐसा डिजाइन किया है ना कि कोई से भी एग्जाम में बैठना एक बाहर प्रश्न नहीं आएगा। एक ही स्थान से एक ही वीडियो में आपको आर्टिकल 1 से 395 तक मिलने वाले भैया, पक्का। एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये पहले लिखा, इससे बाहर कुछ नहीं तो ऐसे नहीं लिख दिया, बाहर सच में कुछ नहीं होगा। इस मैराथन को ऐसे डिजाइन किया गया है, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से 395 तक देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें, कुछ ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि याद करने में हमको ये आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलेंगे, लिखा होगा आर्टिकल 1 से 395 तक, बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल खा जाते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, लेकिन मैं नहीं खाया नहीं है। टोटे टोटे उड़ा दोगे एक एक आर्टिकल का, सब खा जाओगे। इस प्रकार से याद करा दूंगा कि किसी भी एग्जाम में, अब आपको कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो ये नहीं कि आरपीएफ के लिए अलग से पढ़ना, एनटीपीसी वालों के लिए अलग से पढ़ना, एसएससी वालों के लिए अलग से पढ़ना, यूपीएससी वालों के लिए अलग से पढ़ना, यूपी पीसीएस वालों के लिए अलग से पढ़ना, बीपीएससी वालों के लिए अलग से पढ़ना, नहीं। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ऐसा डिजाइन किया, बस शांतिपूर्वक बनाए रखे, आराम से पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लास्ट तक। स्पीड बढ़ा के देखो, कैसे ही बढ़ा के देखो, आप देखो। वीडियो जब अच्छा लगे ना तभी लाइक, तभी कमेंट करना है, वरना करना नहीं है। सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, कमेंट की जरूरत नहीं है, अगर अच्छा लगा तो ठीक है ना। चलो हम बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के, मस्त एकदम करने वाले हैं आज, स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बिना कुछ देरी के फटाफट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने वाले हैं, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 के बीच में। सबसे पहली बात तो ये है कि जब संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? जब संविधान लागू हुआ था तो अनुच्छेद कितने थे? तो अनुच्छेद थे 395। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे भैया। अगर मैं यहां कहूं भाग कितने थे जब संविधान लागू हुआ था, तो 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? अनुसूचियां कितनी थी जब संविधान लागू हुआ था? तो 8। ठीक है। अगर मैं यहां पर यह कह दूं मेरे भाई, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? वर्तमान में, तो वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी इतने ही है, 395, 396 नहीं है। लेकिन अगर इसके जो खंड जोड़े गए हैं, जैसे आपने देखा होगा 19A, 19B, C, D, ऐसे 39A, B, C, D, ऐसे कई सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं का खा गा गा करके। तो उनको अगर जोड़ा जाए, खंडों को जोड़े तो हो जाएगा 470 प्लस आर्टिकल। अगर हम खंड को जोड़े तो आर्टिकल वैसे आज भी इतनी ही है, लेकिन खंड को जोड़ जाड़ कर देखेंगे तो इतने हो जाएंगे। अगर मैं यहां कहूं भाग कितने हैं वर्तमान में, तो भाग भी 22 है आज भी, 23 भाग नहीं है, लेकिन कुछ भाग जोड़ दिए गए हैं। जैसे 14A जोड़ दिया गया है, 9A जोड़ा गया है, 9B जोड़ा गया है, ऐसे कुछ 8 भाग जोड़ दिए गए हैं। अगर उन भाग के जो खंड है उनको जोड़ दिया गया है, अगर उनको हम मिलाकर देखें तो 25 हो जाते हैं। तो 25 हो जाते हैं उनके खंड को जोड़ जाड़ के। अगर अनुसूचियों की बात करें, वर्तमान में कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। जब संविधान लागू हुआ था तो 8 थी, 12 है। ठीक है। तो ये तो डाटा, भाग और अनुसूची हम बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले भाग या पहला भाग स्टार्ट करते हैं, भाग 1। भाग 1 में क्या है? तो आप कहोगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी भाग 1 में जो आर्टिकल है 1 से 4 के बीच में, यहाँ राज्यों के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है केंद्र या उनके राज्य के बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा। देखते भैया क्या बताया गया। तो आर्टिकल 1 कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। जो भारत है ना, वो सभी राज्यों का एक समूह होगा और केंद्र में होगा संघ, जिसे हम केंद्र कहते हैं। और इसके 2 नाम उल्लेखित हैं, एक भारत और एक इंडिया। आर्टिकल 1 में 2 ही नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में भारत और इंडिया नाम का उल्लेख है? तो 1 में। तो 1 में हम बता सकते हैं राज्यों अर्थात का संघ होगा आर्टिकल 1 में। 2 में क्या है? 2, मैंने कहा भैया 2 में 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है प्रवेश, और दूसरी बात याद रखनी है स्थापना। किसका प्रवेश करनी है और किसकी स्थापना करनी है? वो भी नए राज्यों की। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना 2 में। तो 2 में हमने 2 बातें याद कर ली।
प्रवेश और स्थापना। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं, जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 ईस्वी में हुआ था ना, तो सिक्किम जो राज्य था ना उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या? सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका एग्जाम्पल है, यानी हमने प्रवेश कराया, स्थापना कराई आर्टिकल 2 के द्वारा। अगर मैं 3 की बात करूं, आर्टिकल 3 में क्या है, तो 3 में आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 बातें कौन कौन सी? एक तो गठन याद रखना है, दूसरा क्षेत्र याद रखना है, तीसरा नाम याद रखना है। अब आपको वो 3 का मतलब, नए राज्यों का गठन याद रखना है, गठन बताया था। क्षेत्र यानी क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उनको चेंज किया जा सकता है, यानी राज्य की सीमाएं चेंज की जा सकती हैं, और नाम भी चेंज किए जा सकते हैं। कोई राज्य का नाम बदल दिया जाए, जो अभी आजकल बहुत चल रहा है ना, कि इस राज्य का नाम ये हो गया, इस शहर का नाम ये हो गया, तो उसके लिए आर्टिकल 3 में बदलाव किए जाएंगे। पहले में इंडिया राज्यों का संघ होगा, दूसरे में 2 बातें, गठन और स्थापना। किसकी? नए राज्यों की, क्योंकि ये है क्या, राज्यों से संबंधित तो आर्टिकल है। 3 में 3 बातें, गठन, क्षेत्र और सीमा। याद रख लोगे, 3 में 3 बातें। चलो, तो ये तो याद हो गया ना तीनों, कोई दिक्कत वाली बात आई? नहीं आई। पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। अगर मैंने यहां पर चौथा नहीं लिखा है मेरे भाई, चौथा नहीं लिखा है, अगर मैं चौथे को मैं बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं। जैसे आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 2 और 3 में जो बदलाव किए जाएंगे वो अनुसूची 1 और 4 में विद्यमान होंगे। यानी जो बदलाव यहां पर किए जाएंगे वो शेड्यूल या अनुसूची 1 और 4 में उनको जोड़ा जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हमने संघ और राज्य यानी भाग 1 को बहुत अच्छे से याद कर लिया। अब भाग 2 की हम बात करेंगे। भाग 2 में क्या है, तो आप कहेंगे नागरिकता है मेरे भाई। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, जो ब्रिटेन से ली गई है इकहरी नागरिकता है। कैसी है? इकहरी नागरिकता है। जैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं? अनुच्छेद 5 कहता है, जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, तो उस समय जिस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान था उसके बारे में बताया गया है। तो 5 कभी नहीं पूछा गया है हमारे एग्जाम में, कोई से एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हाँ, 5 के बाद अगर छठे की मैं बात करूंगा, 7वें की अगर मैं बात करूंगा, तो ये 2 आर्टिकल उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाए गए थे, क्योंकि जब भारत का विखंडन हुआ था पाकिस्तान में, तो उस समय ये 2 आर्टिकल उसी के मारे बनाए गए थे। तो याद कैसे रखोगे? याद करने में ये बहुत दिक्कत करता है। तो ऐसे याद रखोगे, भारत पाकिस्तान से भारत 6 लोग आए थे और 7 लोग पाकिस्तान चले गए थे। भारत 6 लोग आए थे, 7 लोग पाकिस्तान चले गए थे। तो 6 में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, और 7 में हो जाएगा भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता। तो हम ये कह सकते हैं 6 लोग भारत आए, 7 लोग पाकिस्तान चले गए। ऐसे याद रख सकते हो। ये प्रश्न हो गया। अगर मैं 8 की बात करूंगा, आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है, तो जो भारत के बाहर लोग काम करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, या रिसर्च वाला कोई व्यक्ति हुआ, या कोई और जॉब कर रहा है, भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता का अधिकार है। मतलब भारत के बाहर आप जॉब कर रहे हो तो आप स्वतंत्र होकर जॉब कीजिए। ये मत घबराना कि भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ये नहीं। भारत की नागरिकता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आप किसी देश की नागरिकता ले नहीं लेते हो। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर नहीं ली तो बिंदास होकर काम कीजिएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से काम कीजिएगा। आर्टिकल 8 उसी पे वर्क करता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? किसी विदेशी राज्य को, मतलब आपने अमेरिका रह रहे, इंग्लैंड गए, आपने देखा भाई यहाँ का माहौल बहुत बिंदास है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मकान ले लिया, फ्लैट वगैरह ले लिया, सोच रहे हैं यहीं पर सेटल हो जाते। जैसे ही आपने अमेरिका या ब्रिटेन की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। यही आर्टिकल 9 कहता है कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कहने का जरूरत ही नहीं है। स्वच्छता से नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यही बताया गया है। 8 वाला कहता है बिंदास होकर काम कीजिएगा। 9 वाला कहता है अगर तुमने जैसे ही ली नागरिकता वैसे ही खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना या बने रहना। अब भैया नागरिकता के अधिकार कब तक बने रहेंगे? जब तक आप अच्छे से हो, आप संविधान का पालन कर रहे हो। जैसे ही आपने संविधान का उल्लंघन किया, जैसे ही आपने देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, तो नागरिकता खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें याद रखनी है। 10 में
11वां क्या कहलाता है कि नागरिकता में जो भी बदलाव किए जाएंगे, जो भी संविधान संशोधन होंगे या जो भी कानून बनाया जाएगा, किससे? नागरिकता का कोई भी कानून बनाया जा सकता है, वो केवल संसद बनाएगी, वो केवल संसद बनाएगी। ये 11 कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार रिवीजन कर देते हैं। 5वें कहा गया है जो संविधान लागू हुआ था अधिकार का बना रहने स्टार्टिंग में। 6 कहलाता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, और 7वां कहता है कि भारत से जो पाकिस्तान गए उनकी नागरिकता के बारे में बताया है। 8 वाला ये कहता है कि अगर आप किसी भी देश में जॉब कर रहे हैं तो स्वतंत्र होकर जॉब कीजिएगा, आपका नागरिकता बनी रहेगी। जैसे ही आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आर्टिकल 9 कहता है आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10 क्या कहता है? आप नागरिकता के जितने कानून हैं वो आप पर लागू होंगे जब तक आप अच्छे से काम कर रहे हैं। आपने कोई षड्यंत्र रच दिया, किसी देश के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। 11वां ये कहता है कि आप जितने भी नागरिकता से संबंधित कानून बनाए जाएंगे, जो भी बनाया जाएगा कानून या A to Z, वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इतने प्रश्न याद रखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग हम 2 कर दिया। अब हम भाग की बात करेंगे 3। भाग 3 में क्या है? तो आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में देखेंगे, और मौलिक अधिकार अमेरिका USA से लिए गए। इतने याद हो गया। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 12 की बात करूंगा तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। जैसे आर्टिकल 36 है ना, ऐसे ये है। वहां भी राज्य की परिभाषा दे रखी है और यहां भी राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 13 में क्या कहा गया है? 13 आर्टिकल ये कहता है मूल अधिकारों का असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून। आर्टिकल 13 ये कहता है अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिससे मौलिक अधिकार कम या खत्म हो रहे हैं तो वो कानून कभी लागू नहीं होगा। कानून कोई भी बनाया जाएगा वो जो मौलिक अधिकार है उनको देखते हुए बनाया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार का शोषण हो जाए, हनन हो जाए। यही आर्टिकल 13 बताता है कि न्याय यानी असंगत तरीके से नहीं बना सकते, जबरदस्ती नहीं बना सकते किसी कानून को, इसको देखते हुए आप बनाओगे। ये 13 कहता है ना। उसके बाद में पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का मौलिक अधिकार। ये पहला मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। अब इसमें कहा गया समानता, तो मेरे भाई समानता की तो बात होगी इन 5 आर्टिकलों में। इन 5 आर्टिकलों में समानता की ही तो बात होगी, क्योंकि जब समानता लिख गया तो समानता की बात होगी। तो समानता में क्या क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और देख लेते हैं। आपको घबराना नहीं है सर, बोरियत लेके नहीं आना है। आपको अगर मैं मोटिवेट करता रहूंगा तो ये मत समझना कि अरे सर दुनिया मोटिवेट करती है। मेरा काम है सिर्फ आपको कंटेंट डिलीवर करना बिंदास तरीके से समझाते हुए। ठीक है, मोटिवेशन सुनना है तो कहीं और चले जाइए मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ केवल कंटेंट पर बात होगी, वही कंटेंट पर बात होगी जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। आप केवल मेरा 8 वीडियो देखिएगा। 8 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1-2 वीडियो में कोई किसी को जज नहीं कर सकता। कम से कम 8 घंटे तो दो भैया किसी के लिए। अगर 8 वीडियो देखने के बाद आप फैन ना हो जाओ ना तो मेरे बात बताना। चलो मेरे भाई, तो 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है मेरे भाई कि कानून के समक्ष समानता। कानून का मतलब है विधि, या विधि लिखा होगा या कानून लिखा होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को पावर अलग दे दी गई है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, MLA हो गया, MP हो गया, उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया, उनके लिए एक्स्ट्रा पावर है मेरे भाई। तो विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। और ये सेंटेंस है ना, ये वाला, ये सेंटेंस ब्रिटेन से लिया गया है। इतनी बात ब्रिटेन से ली गई है। अगर मैं ये यहां पर कह दूं कि अच्छा चलो ठीक है, तो ये वाली बात कहां से ली गई है? ये बात अमेरिका से ली गई है। ये बात अमेरिका से ली गई। ये प्रश्न कई बार आता है मेरे भाई। ठीक है, कानून के समान संरक्षण की बात आएगी तो ये बात अमेरिका से ली गई है। तो ये प्रश्न याद रखना है। आर्टिकल 14 ये कहता है कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। 14 हो गया। 15वां क्या कहता है? आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जन्म स्थान पर आपका जन्म हुआ है कहीं भी, तो आपके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा समझिएगा मेरे भाई
कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं। संविधान कहता है हमको कोई मतलब नहीं है, सब व्यक्ति मेरे लिए या सब धर्म मेरे लिए समान है। मूल वंश, आपका जो मूल वंश है वो कौन सा है, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, क्या कुछ भी हो, हमारे लिए सब समान ही संविधान कहता है। जाति, आप किसी भी जाति के हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, सब समान है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप भी संविधान की नजरों में समान हो। दर्जा अधिक नहीं मिला है, पुरुषों को अधिक मिल गया, महिलाओं को निचला मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ है, किसी भी स्थान का मतलब है चाहे आपका जन्म रेगिस्तान में हुआ है, चाहे नागालैंड में, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, कहीं भी हुआ है, चाहे लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, सबके लिए समानताएं हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। और भी इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समानता वहां भी दी जाएगी, कोई तालाब में नहा रहा है, कोई नदी में नहा रहा है, कोई आटा चक्की पे आटा पिसवाने गया था, तो उसके लिए समानता की भी बात यहाँ पर बताई गई है, ये भी याद रखेंगे। तो 15 में क्या है, 16 में देखते हैं। 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। जो सरकारी नौकरियां होती है मेरे भाई, सरकारी नौकरी निकलती है, इसमें सभी व्यक्ति को समानता दी जाएगी, आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन ये अलग बात है, आरक्षण की बात इन्हीं में आर्टिकलों में की गई है। आरक्षण की बात 15 और आर्टिकल 16 में आरक्षणों की बात की गई है, उसी के द्वारा इनका जो सरकारी जॉब है वो भी निकलती है आरक्षण के हिसाब से, और उनकी द्वारा ही जॉब लगती है। तो आर्टिकल 16 मैंने बता दिया। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता सीधे समझ सकते हो, ठीक है। 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब समझते हो मेरे भाई, छुआछूत का अंत। कोई बहुत गरीब आदमी है, उसके कपड़ों से स्मेल आ रहा है, और ट्रेन में आप जा रहे हो, आपके बगल में आकर बैठ गया, तो आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। भारत में अब छुआछूत का अंत होना चाहिए। कोई किसी व्यक्ति से घिनाएगा नहीं, कोई किसी व्यक्ति को गाली नहीं देगा उसके धर्म के आधार पर, कोई किसी व्यक्ति को गाली नहीं देगा उसके आचरण के आधार पर। ये 17 कहता है। 18 क्या कहता है, 18 कहता है उपाधियों का अंत भी किया जाना चाहिए। उपाधियों का मतलब पहले के लोग बहुत तगड़ी तगड़ी उपाधि धारण कर लेते थे, राय बहादुर और भी खलीफा, यानी बहुत सारे, विक्रमादित्य, राय बहादुर, नाइटहुड, कई प्रकार की उपाधियां। तो इन्होंने ये कहा था उपाधि एक प्रकार से व्यक्ति के दर्जे को दिखलाता है, तो हम उपाधियों को भी खत्म कर देते हैं, और आज के बाद कोई व्यक्ति किसी को उपाधि नहीं देगा। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहा है, और उसको उस देश का, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई अवार्ड देना चाहे, आपको कोई उपाधि देना चाहे, तो क्या आप ले लोगे? नहीं, पहले आप अपने यहाँ राष्ट्रपति से बात करोगे कि भाई वो उपाधि दे रहे हैं, क्या ले लें या नहीं ले लें, तो वो बताएंगे हाँ या ना। अगर उन्होंने कह दिया यस ले लो, तो भारत में जिक्र नहीं करोगे, अपने नाम के आगे और पीछे नहीं लगाओगे उस उपाधि को, ये बताया गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 14 में कहा गया है विधि कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। 15वें में कहा गया है आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान में आप हो तो आपके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है जो सार्वजनिक जो नौकरियां हैं उनके लिए समान अवसर दिया जाएगा। 16, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इन्हें हमें याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में देखेंगे। अब यहां पर जब स्वतंत्रता लिखी गया है तो इसका मतलब है स्वतंत्रता की बात करेंगे भैया। स्वतंत्रता की बात कैसे करके आओ देखते हैं। अनुच्छेद 19 की अगर मैं यहां पर बात करूं, आर्टिकल 19 की अगर मैं यहां पर बात करूं, तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, या 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6 अधिकार, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। 6 कौन कौन से? जैसे आपको कई बार मिलेगा 19 का क्लॉज ए बी सी, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो 19 ए में या 19 का क्लॉज ए में क्या लिखा है, तो आप कहोगे वाक एवं या और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कह रहा है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। प्रेस को बोलने, जो प्रेस होता है, मीडिया होता है ना, उसको बोलने की स्वतंत्रता कौन देता है? तो यही आर्टिकल का क्लॉज 1 देता है। अभिव्यक्त, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार कौन देता है? तो वो भी यही देता है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है,
दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आपको कोई सम्मेलन करना है, कोई कुछ भी करना है, तो आप बिना हथियारों के बैठ सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो। ये स्वतंत्रता कौन देता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 19 का 2 देता है, या बी देता है, या खा देता है, आप कुछ भी कह सकते हो। सी क्या कहलाता है? संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई सा भी संगठन बना सकते हो, कोई यूनियन बना सकते हो, वो आप स्वतंत्र हो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। डी क्या कहलाता है? आप भारत में निर्बाध रूप से घूम सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में आप घूम सकते हो। किसी वीजे की जरूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आबाद बिना बाधा के घूम सकते हो पूरे भारत में कहीं भी। ये स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है? डी, घूमने की स्वतंत्रता। ई क्या कहता है भैया? आप घूमने गए और आपको अच्छा लगा तो आप बस भी सकते हो, घर बनाकर रह भी सकते हो। ये कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल याद रखेंगे, ई वाला देता है किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, अब तो जम्मू एंड कश्मीर भी है। जो एफ वाला था ना, इसमें संपत्ति का अधिकार था, जो खत्म कर दिया गया है, मैंने बताया भी था आपको। और जी वाला है ना, इसमें आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी ठेला लगा सकते हो, पकौड़ी का, किसी का भी, मोमो फोमो जो भी है, आप व्यवसाय भी कर सकते हो कोई भी। अब आप ये कहोगे कि भैया हम दारू की स्मगलिंग कर रहे हैं, इधर से उधर दारू पहुंचा रहे हैं, ये भी तो व्यवसाय है? नहीं, ऐसा व्यवसाय करेंगे जो आपका कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आप कहोगे हमने भैया कसाई खाना खोल लिया, ये भी तो व्यवसाय है? नहीं, ऐसा कोई व्यवसाय का काम नहीं करना है जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो पहले में है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के, तीसरे में है संघ, चौथे में है घूमना, पांचवें में है बस जाना, और छठे में है व्यवसाय करना। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद 19 के बाद बात करेंगे आर्टिकल 20 की। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपने कोई अपराध कर लिया है, कोई भी कांड कर दिया है, आपने कोई कानून है उसका उल्लंघन कर दिया, अपराध कर दिया, तो उसके लिए आपको कई सारे संरक्षण भी दिए जाते हैं, कई सारे संरक्षण भी दिए जाते हैं, याद रखें। आर्टिकल 20 कहलाता है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहलाता है? आर्टिकल 21 कहता है, सबसे तगड़ा आर्टिकल यही माना है पूरे संविधान में, सबसे तगड़ा आर्टिकल, हमें जीने की स्वतंत्रता देता है, एटीट्यूड के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कोई आर्टिकल देता है तो वो आर्टिकल 21 है। सबसे बड़ा आर्टिकल 21 ही माना जाता है। आर्टिकल 21 ए नहीं लिखा है तो मैं 21 ए में और बता देता हूं। यहां पर आर्टिकल 21 ए में है शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 21 ए में, और इसको जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 21 ए को, ए है ना तो जोड़ा ही गया होगा, तो ऐसे याद रख लेना 21 को, ए को। 22 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो 22 में ये कह रहा है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर दंडाधीश के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप कोई दुश्मन देश के हो तो जरूरी नहीं 24 घंटे में आपको प्रस्तुत करना ही पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भारतीय हो, नागरिक हो, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 22 कहलाता है। आपने किसी को मारने की धमकी दे दिया कि मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो पुलिस आपको कुछ समय के लिए नजरबंद भी कर सकती है, ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो गिरफ्तारी का समय है 24 घंटा मैंने बोला, इन 24 घंटों में जो आने जाने का मतलब मान लेते हैं ये चौकी है और ये न्यायालय है, ये न्यायालय है, तो चौकी से न्यायालय जाने मान लो 2 घंटा लगता है, तो ये 2 घंटा आने और जाने का जो समय होगा वो काउंट नहीं होता है 24 घंटे में, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 22 तक देख लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। शोषण का मतलब है शोषण वाली बात चलेगी। ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल 23 कहलाता है कि मानव का दुर्व्यापार। मानव का दुर्व्यापार का मतलब है मानव का जो शरीर है, जो दुर है ना, इसका व्यापार अब नहीं होगा। प्राचीन समय में आपने देखा होगा
बाजार लगता था मानवों का, लोगों का बाजार लगता था, वहां से लोग खरीदे जाते थे। तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, बलात् श्रम पर रोक लगाई जाएगी। बलात् श्रम का मतलब है आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, पकड़ा और आपको जबरदस्ती ले गए, ले काम करेगा क्यों नहीं बगैर पैसे के, ऐसा नहीं होगा। आपने केजीएफ मूवी देखी है, केजीएफ मूवी में आपको ने देखा होगा ट्रक में भरा, लोडी में भरा और सीधे खान में ले जाके उतार दिया, जबरदस्ती वहां पर काम कराया जा रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कोई जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकता, बंधुआ मजदूरी अब नहीं होगी, इसमें कहा गया बंधुआ मजदूरी को भी खत्म किया गया। तो आर्टिकल 23 अगर पूछा जाएगा तो मानव का व्यापार नहीं हो सकता, ना बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है, सीधे हम कह सकते हैं। अगर यही 24 की मैं बात करूंगा, 24 की बात करूंगा तो इसमें यह कहा गया है कि 14 वर्ष की उम्र से जो कम बच्चे होते हैं, जिसकी आयु 14 वर्ष नहीं हुई है, तो उनको जोखिम भरे कार्यों पे नहीं करना चाहिए, कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। कोई कारखाना है, कुछ चल रहा है, उसमें गर्म पानी हो रहा है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसकी जान को खतरा हो। तो उन कार्यों के लिए रोक लगाई गई है, किसमें, आर्टिकल 14 में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। कहां पर, खदानों में काम नहीं करा सकते, कारखानों में काम नहीं करा सकते, या और भी कई जगह हो सकती हैं जहां पर इनकी जान को खतरा होगा, वहां आप काम नहीं करा सकते। तो 23 हो गया बलात् श्रम पर रोक और मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा। 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं दिया जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है मेरे भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। अब यहां धार्मिक की बात कर रही है, तो ये चार जो आर्टिकल है वो धर्म के ऊपर होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होंगे। अगर धर्म की बात आएगी तो इन्हीं चार आर्टिकलों में तो होगा। जैसे आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। अब जिस भी धर्म को आपने अपना लिया, जो भी धर्म आपका है, उसको अबाध रूप से बिना बाधा के मनाओ, बिना बाधा के आप होली मनाओ, दीपावली मनाओ, ईद मनाओ, या जो भी त्योहार आपके धर्म में आते हैं वो अबाध रूप से मनाओ, आचरण करो और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो। आर्टिकल 25 कहता है, क्या कहलाता है, आप किसी भी धर्म में जा सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म का आचरण का मतलब है याचना करना अपने प्रभु के लिए, ये हो। और इसी के अंतर्गत सिखों को जो पंच कक्का रखने का अधिकार है ना, वो आर्टिकल 25 ही देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 हमको याद हो गया, किसी भी धर्म को आबाद रूप से मना सकते हो, बिना बाधा के आचरण कर सकते हो, स्वतंत्रता देता है 25 वाला, क्योंकि ये जो चार आर्टिकल है वो धर्म के हैं। 26 क्या करता है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक जो मामले होते हैं कोई भी, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो उसकी अनेक प्रकार की प्रथाएं होती हैं, तो उसका प्रबंध वो खुद कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता देता है। जैसे आपने एक विवाद बहुत सुना होगा, सबरी वाला मंदिर विवाद, केरल अयप्पा भगवान जी का मंदिर था, है ना, पेम्बा नदी के किनारे, तो उसका विवाद आपने बहुत सुना होगा। तो उस विवाद का निपटारा हो गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा था, आर्टिकल 26 कहता है कि मान लो आपका मंदिर है और आपने कहा कि मेरे मंदिर में कोई भी व्यक्ति पैंट और शर्ट पहन के नहीं जाएगा, जो भी व्यक्ति इंटर करेगा वो धोती और कुर्ता पहनेगा। तो हम अपने धर्म के प्रति मामलों को कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, ये 26 कहता है। ठीक है, 27 कहता है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता। 27 ये कहता है कि सरकार कोई एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगी, कोई एक धर्म पर रुपए ज्यादा खर्च नहीं करेगी, सभी धर्म बराबर है सरकार के लिए। जो टैक्स वगैरह दिया जाएगा उसका ज्यादा उपयोग अगर धर्म पर कर रहे हो तो सबको समान करना चाहिए, ये 27 कहता है। ठीक है, 25 बता दिया, 26, 27 और 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। भारत में कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो उसकी भी स्वतंत्रता देता है कि आप धर्म की शिक्षा ले सकते हो भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकार को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने लोकल में कोई मदरसा बना लिया है और ऐसा वैसा कर रहे हो, ये सरकार को पता होना चाहिए कि आपके मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, या आपका जो कॉलेज है उसका रजिस्ट्रेशन है, कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका रजिस्ट्रेशन है, तो आप कर सकते हो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर्टिकल 28 कहता है कि अपने धर्म के प्रति शिक्षा भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने 25 एक बार रिवीजन, 25 में किसी भी धर्म को अबाध रूप से मनाने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 के बाद 26 की बात करूंगा
तो धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 की बात करूंगा, किसी एक धर्म को कर में अधिक उनका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। 28 में बात करेंगे आप किसी भी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा ले सकते हो, याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा, पांचवा मौलिक अधिकार है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार या शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है आर्टिकल 29 की बात करेंगे तो या तो शिक्षा की बात होगी या तो संस्कृति की बात होगी, यही तो दो बातें होंगी, तो यही तो है ना। 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं उनके जो हित हैं, उनके जो अधिकार है, उनका संरक्षण किया जाएगा। आपकी जो लिपि है या आप किस भाषा में चाहते हो, वो सारा संरक्षण की बात की गई है, यहाँ पर आपको याद रखना है। मतलब आपका लिपि कौन सा है, आपकी संस्कृति कौन सी है, आपके मतलब हर प्रकार से संरक्षण किया जाएगा अल्पसंख्यक वालों के लिए, ये बताया गया है 29 में। अगर मैं यहाँ 30 की बात करूंगा कि आर्टिकल 30 क्या कहलाता है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। ये कह रहा है कि आप अल्पसंख्यक हो तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना सकते हो और उस पर आप प्रशासन भी कर सकते हो, सिंपल समझो, ये कहता है आर्टिकल 30। 29 क्या कहलाता है, आप किसी भी लिपि का हो या आपकी जो भी संस्कृति हो, आपका जो भी पहनावा हो, उसका संरक्षण करेगा, सिंपल सा। 30 में क्या कहलाता है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ भी बना सकते हो, शैक्षणिक संस्थान बना सकते हो और उस पर प्रशासन भी कर सकते हो, ये आर्टिकल 30 कहता है। उसके बाद छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। आपको पता है मेरे भाई, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने इसी को संविधान की आत्मा कहा। इसी को क्या कहा था, तो संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो याद रखेंगे जिन्होंने संविधान का, जिनको पिता कहा जाता है ना, उन्हीं ने संविधान की आत्मा कहा था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इसमें यह कहा गया है कि जब भी मौलिक अधिकारों का शोषण होगा या मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के द्वारा। अगर आपके आसपास में सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो मेरे भाई, आर्टिकल 226 के द्वारा, जब आपके मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होगा। जाने के बाद आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हो, रिट, ठीक है, जो ब्रिटेन से लिया गया है रिट वाला फार्मूली। जैसे आपने नाम सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या सुना होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, पहला रिट हो गया। दूसरा रिट का नाम कहूंगा तो परमादेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमादेश हम कह सकते हैं। तीसरी अगर रिट की मैं यहां पर बात करूं तो उत्प्रेषण हो जाएगा, उत्प्रेषण। और चौथे की हम बात करें तो हम यहां प्रतिषेध हो जाएगा, प्रतिषेध। अगर हम 5वें रिट की यहां पर बात करें तो अधिकार प्रच्छ हो जाएगा, किस अधिकार से आप इस नौकरी पर हो, अधिकार प्रच्छ हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हो। अब ये रिट कौन दायर कर सकता है, कैसे दायर कर सकता है, तो आपको करना क्या है, ये डालना संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाई विष्णु सर। पर पूरा मैंने 20-30 मिनट का वीडियो बनाया इसी पर पर्टिकुलर, इसको समझाया है कि कौन कौन सी रिट कैसे दायर की जा सके, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमने भाग 3 कर लिया, अब हम भाग 4 की ओर बढ़ चुके हैं मेरे भाई। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। आर्टिकल की मैं बात करूंगा तो 36 से 51 तक ये हैं, ठीक है, जो आयरलैंड से लिए गए। जैसे मौलिक अधिकार को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो लेकिन इनको नहीं दे सकते, क्योंकि ये राज्य की नीति है, राज्य की नीति है, राज्य के निर्देशक हैं, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए ये आर्टिकल बनाए गए। राज्य चाहेगा तो इन आर्टिकलों को बना सकता है या इन आर्टिकलों को लागू कर सकता है। ये सारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं।
ये कोई आपके ऊपर डिपेंड नहीं करते, राज्य चाहेगा तो इनको लागू करेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो इनको लागू नहीं करेगा। बात इतनी समझो। चलो आर्टिकल 36 पूछा जाएगा, तो आर्टिकल 36 कहलाता है मेरे भाई राज्य की परिभाषा, या परिभाषा कह सकते हैं। जैसे आर्टिकल 12 मैंने बताया, ऐसे इसको आप समझो। आर्टिकल 36 क्या कहलाता है? आर्टिकल 36 कहलाता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मैंने अभी बताया, इसमें न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते। फंडामेंटल राइट को दे सकते हो, लेकिन डीजीपी एसपी को नहीं दे सकते। ये बाध्य योग्य नहीं है, याद रखेंगे, क्योंकि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा मामला। ठीक है, ये कहता है 36 कि भाई आप न्यायालय नहीं दे सकते। मान लो काम करने का अधिकार या काम का अधिकार है आपको, आप बेरोजगार हैं, आप कहोगे भैया मुझको काम चाहिए, ये डीपीएससी में लिखा है, तो उन्होंने पहले ही कह दिया आप इसको न्यायालय में नहीं जा सकते, हम चाहेंगे तो लागू करेंगे वरना नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं आपके लिए। ये है 38 क्या कहलाता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यानी ये कहता है 38 कि कल्याण लोक कल्याण कार्य के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाएं लागू करो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करो। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस आर्टिकल में? तो 38 में ही आ जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आर्टिकल 38 कहता है। और कल्याणकारी राज्य कैसे बन जाएगा? जब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दोगे तभी तो बनेगा ना, तो ऐसे याद रखोगे। ठीक है, तो 36 में परिभाषा, 37 में बाध्य योग्य नहीं है, चुनौती नहीं दे सकते, 38 में कल्याणकारी राज्य बनाना। 39 में वैसे देखा जाए तो जैसे 19 मैंने बताया था ना, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ऐसे 39 में 6 प्रकार या 6 आर्टिकल उसमें जोड़े गए हैं। लेकिन मैंने वो 6 आर्टिकल लिखे नहीं है आपके लिए, मैं 1-2 आर्टिकल ऐसे ही बता दे रहा हूं 39 के खंडों वाले। जैसे आर्टिकल 39 पूछा जाए या 39 का कोई खंड पूछा जाए, जैसे उनका आर्टिकल है महिला हो या पुरुष हो, समान कार्यों के लिए समान वेतन की स्वतंत्रता अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल 39 हो जाएगा। ये पूछा जाए बालकों के लिए अच्छा माहौल प्रदान कराना, स्वास्थ्य संबंधी मामलों का कराना, ये सारी बातें आर्टिकल 39 में की गई हैं, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। आर्टिकल 39A अगर पूछा जाएगा तो इसमें यह कहा गया समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता। आपको न्याय समान दिया जाएगा, राज्य में जो न्याय होगा वो ऐसा नहीं अलग अलग दिया जाएगा। अब आपको कानूनी सहायता भी है, सरकारी वकील जो आपको मिलता है ना, आपके पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए तो सरकारी वकील देते हैं ना, वकील आपको सलाह मशवरा देगा। तो एक निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिलती है। आपको किसी ने मार दिया, आपको कुछ भी हो गया तो आप सीधे थाने जाते हो, तो वहां पर आपकी सहायता दी जाती है। लेकिन निःशुल्क हो कैसे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर निःशुल्क ही लिखा हुआ है 39A में। 40 कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी वाला आर्टिकल बता दो भैया, गांधी जी वाला आर्टिकल बता दो, तो वो 40 है। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, इसको याद रखोगे। अगर यहां मैं बात करूंगा आर्टिकल 41 की, काम करने का अधिकार या काम मांगने का अधिकार या बेरोजगारों का आर्टिकल है भैया ये, शिक्षा पाने का अधिकार या कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार भी है। इसमें जो वृद्ध लोग हो जाते हैं उनको पेंशन वगैरह भी मिल जाता है, विकलांग है, कोई वृद्ध हो गया है तो पेंशन भी इसमें मिल जाएगा। आप जो शिक्षा पा रहे हो शिक्षा पाने का अधिकार भी इसी में है। और काम मांगने का या रोजगार वाला आर्टिकल यही है 41। 42 क्या कहलाता है? यहाँ पर 42 लिखा नहीं है, 42 में मैं बता देता हूं। आर्टिकल 42 ये कहता है कि कार्यों को न्यायसंगत तरीके से कराओ। कोई व्यक्ति अगर कार्य करने जा रहा है तो उसको हम मार कर काम नहीं करा सकते, कार्य को न्यायसंगत तरीके से कराओ। और महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करना, महिलाएं जितनी भी हैं उनको प्रसूति, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चा होता है तो उस समय सरकार द्वारा बहुत सारी निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। तो यही कह रहा है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता देना, ये आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 43 की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आर्टिकल 43 कहता है जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनको कम से कम उनकी जीवन के निर्वाह के लिए मजदूरी मिलनी चाहिए। राज्य की मजदूरी तय करे और उतनी मजदूरी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, याद रखेंगे अपने जीवन यापन के लिए, यही लिखा हुआ है। अगर कभी ये पूछा जाए ए में क्या है, 43 का ए में क्या है, तो आप ये कह सकते हो उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी।
आप भी कोई उद्योग लगा रहे हो तो उसमें श्रमिक जो मजदूर लोग होते हैं वो अपना भागीदारी भी बना सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता भी यहाँ पर दे रखी है। तो 43 में मजदूरों के लिए मजदूरी की बात की गई है। 43A में छोटे छोटे उद्योगों की बात की गई, कुटीर उद्योगों की बात की गई है। अगर मैं 44 की यहां पर बात कर दूं मेरे भाई, 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर ये कोई राज्य लागू करता है तो उस राज्य में एक ही कानून होगा, कोई सा भी कानून होगा वो एक ही होगा। उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का अलग कानून नहीं होगा, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता होती है। 45 की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए बताया गया है। आर्टिकल 45 राज्य चाहे तो बच्चों को शिक्षा भी दे सकता है और उनकी सहायता भी कर सकता है, और राज्य चाहे तो ये वाला काम भी कर सकता है, 44 वाला आर्टिकल भी लागू कर सकता है। पहले गोवा अब उत्तराखंड भी हो गया है। आगे के कुछ आर्टिकल बच्चे 45 तक कर चुके हैं। 46 अगर आपसे पूछा जाएगा 46 में क्या है, तो राज्य चाहे तो एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए आर्थिक सहायता दे सकता है। आर्थिक हो चाहे शैक्षणिक सहायता हो, दोनों दे सकता है। 46 में चाहे आप किसी भी जाति के हो, आपको शैक्षणिक और आर्थिक सहायता दी जा सकती है राज्य के द्वारा। ये आर्टिकल 46 कहलाता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 47 क्या कहता है? पोषाहार का स्तर ऊंचा बढ़ाना। आप देखते हो गांव में जो बच्चे होते हैं उनको पोषाहार, कसार वगैरह और कई सारे न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो यही कह रहा है पोषाहार का स्तर ऊंचा करना, बढ़ावा, और लोक स्वास्थ्य की सुधार करना, अपने स्वास्थ्य का सुधार करना। और जो मादक पदार्थ है जैसे शराब वगैरह है, इन शराब या मादक पदार्थों की रोक। अगर राज्य चाहे तो दारू को बंद कर सकती है। कौन सा आर्टिकल दबा के? तो आर्टिकल 47 के द्वारा राज्य का ये कर्तव्य है, वो चाहे तो शराब को प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे बिहार में दारू बंद है तो आर्टिकल 47 वहां पर लागू है, क्योंकि ये सारे जो आर्टिकल है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता है। 48 की अगर मैं यहां पर बात कर दूं, 48 में कहा गया है आप कृषि करते हो, पशुपालन करते हो तो राज्य के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, कई प्रकार के यंत्र दिए जाते हैं, कई प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं, ये वगैरह वगैरह। तो आर्टिकल 48 में क्या है? तो कृषि, पशुपालन और गौवध या दुधारू जानवर हैं उन पर वध नहीं कर सकते, गौवध पर रोक की बात की गई है आर्टिकल 48 में। 48A लिखा हुआ है। 48A में कहा गया है वन्य जीव संरक्षण, यानी वनों को ना काटे, जीवों की रक्षा करें, पेड़ों को लगाएं। ये आर्टिकल 48 का एक कहता है। ये जोड़ा ही गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, याद रखेंगे। ठीक है। तो 48A में क्या है? वन्य जीव संरक्षण, वनों को ना काटो, जीवों की रक्षा करो, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ, ये 48A कहलाता है। 49 क्या कहलाता है? 49 कहता है कि प्राकृतिक महत्व के, यानी प्राकृतिक महत्व के जितने भी स्मारक हैं, ताजमहल है, लाल किला है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, खजुराहो है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, स्थानों की रक्षा करें और उनका संरक्षण करें। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। जिस भी राज्य में ये चीजें हैं वो राज्य का कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। ठीक है। 50 क्या कहलाता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका का अलग होना, यानी न्यायपालिका कोई न्याय सुनाएगी और कार्यपालिका कानून को लागू करती है, इनका पृथककरण की बात की गई है। आपस में कभी टकराने का काम नहीं करेंगे, ये अलग अलग काम करेंगे। कार्यपालिका ऐसा कोई कानून नहीं पारित करेगी जिससे न्यायालय में जाए, ये बता रहे हैं। आर्टिकल 51 क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखे राज्य, सुरक्षा बनाए रखे। ये थे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तक सारी बातें मैंने आपको बताई। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको? यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक को कमेंट करके जाना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जरूरी बात नहीं है, आप मत करो, केवल देख लो। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, भाग 4 हम कर चुके हैं, भाग 5 की अगर हम बात करें, भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। जो आर्टिकल यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे राष्ट्रपति वाले आर्टिकल हैं, इनको देखते हैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आर्टिकल 52 से 62 तक अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के आर्टिकल के अंदर आते हैं। चलो तो आर्टिकल 52 में क्या है?
हाँ, उससे पहले 51A हम कर देते हैं। 51A, 51 तक हम कर चुके हैं। आर्टिकल 51A में अगर कभी पूछा जाएगा तो मूल कर्तव्य है। वर्तमान में 11 है, जब इनको जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब 10 थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 52 की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 कहता है। अब भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर ये कहें कि आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, तो ये कहा गया कि संघ की या केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कोई भी कार्य किया जाएगा बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से या उसकी अनुमति से नहीं किया जाएगा। तो 52 में राष्ट्रपति होगा, 53 में संघ की कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 क्या कहलाता है? 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अलग है और निर्वाचन नीति या रीति कह सकते हैं ये अलग है, दोनों में अंतर है। मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। निर्वाचित चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, वो भाग लेते हैं। साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा वाले भी भाग लेते हैं। निर्वाचन नीति का मतलब है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन नीति है वो अप्रत्यक्ष है, सबको पता है अप्रत्यक्ष है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो 55 में मंडल है और 54 में मंडल है और 55 में निर्वाचन रीति है या नीति है, जो नीति आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, 56 की बात करेंगे, राष्ट्रपति का पदावधि है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सबको पता है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर मैं यहाँ बात करूं आर्टिकल 57 में क्या है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर मान लो आप एक बार राष्ट्रपति बन गए, दोबारा फिर पात्रता आपको मिल जाती है, तो उसके लिए आर्टिकल 57 बनाया गया है, पुनः निर्वाचन के लिए। ठीक है, 57 आपको याद रखना है। 58 की मैं अगर यहां पर बात करूं तो राष्ट्रपति के लिए अहर्ताओं की बात कही गई है। अहर्ताओं का मतलब है कि इसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन? राष्ट्रपति। ये योग्यताएं अगर हैं, पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं की गई है, अगर ये योग्यताएं हैं तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलो 59 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कि राष्ट्रपति का पद है भैया, उसके लिए कई सारी शर्तें होती है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस 60 में क्या कहा गया? शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राष्ट्रपति को शपथ देता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश देगा, इसको याद रखना है। 61 में क्या कहा गया है? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग चलाने के द्वारा। तो आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, याद रखेंगे। 62 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में रिक्त या भरने के लिए निर्वाचन करने का समय या आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्वाचित व्यक्ति, या सिंपल समझो, ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो जाए किसी कारण, तो कैसे चुनाव होगा, कितने वर्ष के बाद होगा, कैसे होगा, वो बातें बताई गई है। जैसे मान लेते राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए, ऐसे समझिएगा आप। क्योंकि राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के पास में चली जाती हैं। तो इतने आर्टिकल समझ में आ गए। महाभियोग के बारे में समझ में आ गया। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है मेरे भाई, 2/3 सदस्यों का बहुमत और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ऐसा होगा तो काम हो जाएगा, डन हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति के आर्टिकलों के बारे में देखा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति आ जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति भाग 5 के ही अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं मेरे भाई, अगर आपसे ये कभी पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में है, 63 में। 52 में राष्ट्रपति था और 63 में
उपराष्ट्रपति है, इसको याद रखना, कई बार प्रश्न बना हुआ है मेरे भाई। 64 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होना, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। प्रश्न आएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो कौन सा आर्टिकल है, 64 है। 66 में कहा गया है चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात की गई है। 72 में अगर मैं बात करूंगा तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति फांसी को भी माफ कर सकता है, या आपको उम्र कैद हुई है, या आपको 10 साल हुई है, 5 साल हुई है, जो भी एज है बिल्कुल मुक्त भी कर सकता है, एज को कम भी कर सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में भी होती है और राज्यपाल के पास में भी होती है। अंतर इतना होता है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल कम कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति कई बार प्रश्न बनता है। 74 में क्या है, 74 में ये कहा क्या, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी। सिंपल समझिएगा, 74 का क्लॉज 1 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 74 का क्लॉज ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये कहता है, यानी लौट फेर कर बात कौन करेगा, प्रधानमंत्री, क्योंकि संवैधानिक शक्तियां तो राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन रियल हीरो कौन है या वास्तविक शक्तियां किसके पास में होती है, वो प्रधानमंत्री के पास में होती हैं। यही बताया गया है। यहां अगर आर्टिकल 75 नहीं लिखा है, आर्टिकल मैं 75 भी बता देता हूं। यहाँ पर अगर आर्टिकल 75 पूछे कि प्रधानमंत्री का आर्टिकल बताओ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा होती है, तो वो 75 होती है। चाहे प्रधानमंत्री बोले या अन्य मंत्रियों की बात करेंगे, वो आर्टिकल 75 के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 76 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। ये भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, कानूनी अधिकारी, सलाहकार होता है। ये किसी भी अदालत में बैठ सकता है, किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। कौन, महान्यायवादी। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संसद का गठन होगा। संसद के 2 सदन है, अंग 3 है। सदन 2 है, अंग 3 है। ठीक है, याद रखेंगे। संसद के 2 सदन है, एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा सदन ये होगा। 2 ही सदन है। अगर अंग की बात आएगी तो अंग में ये दोनों हो जाएंगे, तीसरा राष्ट्रपति का भी नाम जुड़ जाता है। तो 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। ये क्रम से आर्टिकल कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सरल, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये आर्टिकल 79 है, ये 80 है, ये 81 है, ऐसे भी याद रख सकते हो। आर्टिकल 83 कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि। दोनों सदन का मतलब कौन सा है, राज्यसभा और लोकसभा। आपको पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष का है, और लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। राज्यसभा में बैठने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, और लोकसभा में बैठने के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता, और लोकसभा भंग हो सकता है, ये अस्थायी लोकप्रिय सदन है। इतने फैक्ट याद हो गए ना, मैं बोल रहा हूं तो याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 93 में बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये कह रहा है कि 93 के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा और उपाध्यक्ष चुना जाएगा, वो आपस में ही चुन लेते हैं और आपस में ही अपना त्याग पत्र भी दे देते हैं, याद रखेंगे। आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, याद रखेंगे। आर्टिकल 105 की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो संसद के सदन की शक्तियां और विशेषाधिकार की बात की गई है। जो संसद के चाहे लोकसभा है, उन लोकसभा की कितनी पावर है, राज्यसभा की कितनी पावर है, उसकी शक्तियों की बात की गई है। ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आर्टिकल 109 की बात। भाग 5 ही चल रहा है अभी भी। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। दोस्तों ये विशेष प्रक्रिया है, लेकिन परिभाषा पूछी जाएगी तो आर्टिकल दूसरा हो जाएगा। दोनों में अंतर है मेरे भाई, बहुत पूछे जाते हैं। धन विधेयक तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, लेकिन धन विधेयक का विशेष प्रक्रिया 109 में। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यों में विधानसभा में, ठीक है। ये आर्टिकल कितनी बार पूछा गया तो कम है, वार्षिकीय वित्तीय विवरण।
वित्तीय विवरण कर सकते हैं, विवरण, ठीक है, विवरण, क्योंकि बजट जो शब्द है ना, ये बजट शब्द पूरे संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है। हमारे संविधान में वार्षिकीय वित्तीय विवरण लिखा हुआ मिलेगा, बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। तो 9, 10, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 विनियोग विधेयक की बात करें तो प्रश्न आएगा विनियोग विधेयक किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 114। कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी कर सकती है राष्ट्रपति। अध्यादेश का मतलब समझ रहे हैं ना, जब कोई नया कानून बनाना है या कोई पुराने कानून में कोई बदलाव करना है या कोई छोटा सा चेंज करना है और हमें इमरजेंसी कानून बनाना है तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के द्वारा। राज्यपाल भी कर सकता है, और राज्यपाल का आर्टिकल, ये 2 को पहले लिख लेंगे हम, 1 को फिर लिख लेंगे और 3 को 3, 213 में देखेंगे तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे याद रख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें? तो आर्टिकल 123 के आगे वाला है 24, ठीक है। 25 की अगर मैं बात करूंगा, न्यायाधीशों की वेतन, न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जो मेन होता है, जो मुख्य होता है ना, उसका वेतन होता है 2,80,000, और जो अन्य होते हैं उनका वेतन होता है 2 लाख, यानी 2.5 लाख कह सकते हैं, ठीक है, उनका वेतन होता है। 26 में कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक, मान लेते हैं मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या उसकी कार्यकाल में डेथ हो जाती है, कोई कारण बस वो अनुपस्थित है अपने पद पर, तो उसके समय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है कुछ कार्य के लिए। कार्यवाहक, जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं ना, गुलजारी लाल नंदा को किया गया था ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ऐसे ही आप इसको समझ सकते हो। 27 में कहा गया तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। इमरजेंसी हमको न्यायाधीश चाहिए, कोई फैसला आ गया, न्यायाधीश हमारी कोर्ट में नहीं है, तो इमरजेंसी कुछ समय के लिए इनको नियुक्त कर लेना, तदर्व न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। 28 की अगर मैं बात करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में सेवा, इसका सिंपल समझो, ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई मामला आ गया और उसमें कोई होनहार या हुनर वाला व्यक्ति चाहिए, जो पुराना हो और उसमें हुनर हो, तो ऐसा कर सकते हैं। जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर हो गए, उनको दोबारा भी लाया जा सकता है कुछ केसेस के लिए, वो 28 कहता है, समझ गए। 27 में इमरजेंसी में लाना है, 28 में जो रिटायर हो गए उनको लेके आना है, 26 में मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या कुछ भी रहा तो लेके आना है, और 29 में क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो एक अभिलेख न्यायालय, सभी उससे नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो फैसला वो बाध्यकारी होंगे मानने के लिए। ये अभिलेख न्यायालय वाला प्रश्न आएगा तो 129 लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा बता दें, बताओ। देखो उसको बार बार जब आप देखोगे आपको याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट भैया, भाग 5 ही चल रहा है अभी भी। अनुच्छेद 136 में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। आर्टिकल 136 देता है, विशेष अनुमति भी देता है, आप अपील करते हो तो विशेष अनुमति किस आर्टिकल के तहत है? 136 के तहत है। 37 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय और आदेश की समीक्षा। मान लेते सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया, कोई निर्णय दे दिया और वो निर्णय गलत है, तो उसका पुनर्विचार भी कर सकता है, उसकी समीक्षा भी कर सकता है, याद रखेंगे। 141 में क्या कहा गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालय में बाध्यकारी होगा। कोई भी न्यायालय में बैठो, चाहे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ जो भी है, वो न्यायालय वो कानून वो मानेंगे ही मानेंगे, ये बोला गया है। 48 कई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिसको बोलते हैं, कैग, याद रखेंगे, आर्टिकल भी पूछा जाता है, और भारत सरकार का पूरा लेखा जोखा संभालते हैं, ये याद रखेंगे। 49 में क्या कहा गया है? कैग के कर्तव्यों की शक्तियां, यानी जो 48 में बना है व्यक्ति, इसकी शक्तियां कितनी होंगी, इसका कर्तव्य क्या होगा, कितनी एज होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखेंगे। तो कुछ आर्टिकल हमको सुप्रीम कोर्ट वाले याद रखने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाग 6 की। अब हम भाग 6 में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है ऐसे राज्यों में राज्यपाल होता है।
जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ऐसे राज्यों में सीएम होता है। जैसे कुछ चीजें मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पीएम जैसे केंद्र में होता है, ऐसे ही राज्यों में सीएम होता है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, ऐसे राज्यों में गवर्नर होता है। लोकसभा होती है, ऐसी विधानसभा होती है। राज्यसभा होती है, ऐसी विधान परिषद होती है। हाँ या ना? ऐसे सेम होती है, बराबर है ये दोनों, केंद्र और राज्यों में, बस पावर में थोड़ा सा डिफरेंट है, आर्टिकल बदले हुए। चलो, आर्टिकल 153 में कहा गया राज्य के लिए राज्यपाल, और इसमें कुछ संशोधन करके दो राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होने का बोल सकते हैं परमिशन भी है, इसमें याद रखेंगे। 54 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उनकी बात की गई है कि जो राज्य की कार्यकारी जितनी भी शक्तियां होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। जैसे मैंने आर्टिकल 53 बताया था राष्ट्रपति वाला, सेम वही है यहाँ पर, ठीक है, बस वहां केंद्र है और यहाँ पर राज्य है। आर्टिकल 161, जैसे मैंने आर्टिकल 72 बताया था ना वो राष्ट्रपति वाला, ऐसे ये आर्टिकल 161 राज्यपाल को है कि राज्यपाल क्षमादान की शक्तियां हैं, वैसा ही सेम है। आर्टिकल 165, जैसे मैंने आर्टिकल 76 बताया था ना महान्यायवादी, ऐसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार, अधिकारी, सब कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 213, जैसे मैंने आर्टिकल 123 बताया था राष्ट्रपति वाला, अध्यादेश वाला, ऐसे राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है कोई इमरजेंसी कानून के बारे में। आर्टिकल 214 के बारे में बताएं, जैसे मैंने आर्टिकल 1, 2, 4 यानी 124 बताया था ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसे ही ये वाला आर्टिकल हो जाएगा, ये हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट का गठन की बात यहाँ पर की गई है। टोटल वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, पहला कोलकाता में 1862 में खोला गया था। 215 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये कहा गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसे इन्होंने कहा था ये भी अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है। कौन? हाई कोर्ट। 226 में मैंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होगा कभी भी, तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, बताया था ना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। और 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रहेगा। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। पंचायत के बारे में बात करूंगा तो पंचायत का कोई आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, अगर चाहो तो आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा और बी पंचायतों का गठन याद रख सकते हो, इनके आर्टिकल कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। भाग 12 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, 11 से कोई प्रश्न नहीं बना है, 12 की, तो 12 में क्या है, वित्त और संपत्ति के बारे में, यानी संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था ना उसी को इसी में रखा गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 300 का या ए कह सकते हैं ना, याद रखेंगे। तो इसमें कुछ आर्टिकल याद रखने से, आर्टिकल 266 समेकित निधि या लोक लेखा निधि, तो प्रश्न आएगा लोक लेखा निधि किस आर्टिकल के तहत है, तो आप कह सकते हो 266, ठीक है, जिसे हम संचित निधि के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संचित निधि कहते हैं, जिस राष्ट्रपति का वेतन कहां से मिलता है? संचित निधि से। 267 की अगर मैं बात करूंगा, भारत की आकस्मिक निधि, इमरजेंसी पैसा निकालने का सिस्टम, राष्ट्रपति किसी से पूछे बगैर भी पैसा निकाल सकता है जब चाहे, तो किसी से जरूरत नहीं है, वो आकस्मिक निधि है। प्रश्न कितनी बार पूछा गया मेरे भाई कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत है? 280 के, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। संपत्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, तो इसमें इतने ही आर्टिकल याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाग 14 में हमको 3 आर्टिकल याद रखने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक तो आर्टिकल 312 याद रखना है, अखिल भारतीय सेवाएं, जो IAS, IB, IPS, IFS होते हैं ना, उनके लिए आर्टिकल है अखिल भारतीय सेवाओं वाला। बात करेंगे आर्टिकल 315 की। आर्टिकल 315 में है चाहे संघ या केंद्र की लोक सेवा आयोग, चाहे राज्यों की लोक सेवा आयोग का गठन की बात की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। UPSC और स्टेट PSC के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर 20 की मैं यहाँ पर बात करूंगा तो जो लोक सेवा आयोग है उसके क्या कार्य हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये 20 कहलाता है। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन से? 12, 15 और 20। उसके बाद बात करें अगर निर्वाचन की, हम भाग 15 में निर्वाचन है मेरे भाई, आर्टिकल 324 से 329 ए तक।
तो जो पहला आर्टिकल है 324, ये चुनावों का अधीक्षण करेंगे, चुनावों में निर्देश देंगे और चुनावों में नियंत्रण या आयोग का पूरा सारा कुछ सिस्टम इसमें दे रखा है। ठीक है। 25 की अगर मैं बात करूंगा तो 25 वाला ये कहता है आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी के भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लिस्ट में नाम नहीं लिखा जाएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। जो मतदान सूची है उसमें प्रत्येक धर्म, जाति, लिंग सबका नाम एक साथ होगा, ये इसमें बताया गया है। अगर आर्टिकल 326 की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 326 हमको वोट देने का अधिकार देता है। मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 326 के द्वारा आप वोट दे सकते हो अगर 18 वर्ष से उम्र ज्यादा है तब। उसके बाद भाग 16 में कुछ खास नहीं है, दो आर्टिकल याद रखना है, एक आर्टिकल 338 और आर्टिकल 340। आर्टिकल 338 में लिखना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित मतलब एससी और एसटी जो आयोग है ना उनके बारे में बताया गया है। और 40 में पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच के बाद उनका आयोग बनाया जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है। पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, आर्टिकल 340। 38 में एससी और एसटी के लिए आयोग के बारे में बताया गया है। 17 में भाषा के बारे में बताया गया है मेरे भाई, किसके? भाषा। आर्टिकल 343 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ की अधिकारित भाषाओं के बारे में बताया गया है। टोटल संघ में 22 भाषाएं हैं उल्लेखित, पता है ना आपको। चलिए, तो भाषा के बारे में पूछा जाएगा तो 17 भाग है, आर्टिकल कहां से कहां तक है। और 43 में क्या है? संघ की अधिकारित भाषा, राजकीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये इसमें बताया गया है। 345 में ये कहा गया है किसी राज्य की अधिकारित भाषाएं या भाषा, यानी राज्य के लिए अपनी भाषा के बारे में बताया गया है। इस राज्य में अगर लोकल कोई भाषा ज्यादा बोली जा रही है तो उसको मान्यता दी जा सकती है। 48 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में जो प्रयोग होने वाली भाषा होती है वो अंग्रेजी है। अभी अंग्रेजी है ना, तो ये पूछा गया है कि आर्टिकल किस आर्टिकल में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल 348 है। 51 में कहा गया है कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा विकास करें, यही बताया गया, और ज्यादा से ज्यादा निर्देश दे विकास करने के लिए। तो आर्टिकल 343 हिंदी का आर्टिकल है, या हम बोल सकते हैं देवनागरी लिपि और राजकीय भाषा हिंदी होगी, ऐसी चीजें बताई गई हैं। तो 17 में हमको ये सब याद रखना है। अगर मैं यहाँ बात करूं 18, इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, जो आज तक 3 बार लगा हुआ है। एक बार 1962, 1971, 1975 में 3 बार लगा हुआ है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल कह सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लग सकता है अगर किसी भी राज्य की संवैधानिक विफलताएं हो जाएं तो राज्यपाल इनको अवगत करा दे तो उस समय या उस राज्य में क्या लग सकता है? राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 360 वित्तीय आपातकाल, जो आज तक नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल जो आज तक नहीं लगा है। अब एक चीज और मैं बता दूं, दो ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21। कोई भी आपातकाल लग जाए, ये आर्टिकल कभी किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं किए जा सकते। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते, इसे याद रखना है। कुछ अन्य आर्टिकलों की अगर मैं बात करूं जो पूछे गए हैं, आर्टिकल 361। मैंने बोला था आर्टिकल जब 14 करा रहा था तो मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 में कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, तो आर्टिकल 361 ही है, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात की गई है। आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन कर सकते हो, और ये प्रक्रिया भाग 20 में है। संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है और ये दक्षिण अफ्रीका देश से इसको लिया गया है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी कुछ प्रावधान थे जिसको खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 371 ए और जे की अगर मैं बात करूंगा, ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है और जे में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए कुछ विशेष दर्जा दे रखा है। तो ये थे संपूर्ण आर्टिकल। अगर इतने आर्टिकल अगर आप देख लेते हो तो कोई भी एग्जाम होगा भारत का A to Z, सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा, कोई भी प्रश्न होगा। ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको गूगल पर या क्रोम पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, सर्च करना है gsbyvisnusar.com। वहां पर एक वेबसाइट खुलकर आएगा पहला ही, उस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।
नहीं डाउनलोड हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टेलीग्राम पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है, तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। बाकी बताना भैया कैसा कंटेंट लगा आपको। मैंने मोटिवेट तो नहीं किया वीडियो में, सीधे कंटेंट पर बात करता रहा, क्योंकि हमारे एग्जाम में मोटिवेशन या मोटिवेट काम नहीं आता है। आर्टिकल अगर याद नहीं है तो नहीं पूछे, आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताना कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।